इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। अल्मोड़ा में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को भेजा जेल। हल्द्वानी में 2 बच्चियां हुई लापता। सुराग न मिलने पर हिंदूवादी संगठनों ने एसएसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने का दिया आश्वासन। हरिद्वार में कृषि भूमि पर गन्ने की फसल जोतने का आरोप। पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। युवक पर जानलेवा हमला करने का भी किया प्रयास। मसूरी में दरोगा और टैक्सी चालक के बीच हुई धक्का मुक्की। वीडियो हुआ वायरल। सीओ ने तत्काल दरोगा को ड्यूटी से हटाया। लक्सर में जेके फैक्ट्री गेट पर किसान यूनियन पटेल का धरना शुरू। काम कर रहे कर्मचारियों से जबरदस्ती कराया रिजाइन। पुलिस ने फैक्ट्री गेट पर संभाला मोर्चा। विकासनगर में खनन नीति को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। गांव की सड़कें लगातार हो रही प्रभावित। जिला प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। रामनगर में कॉर्बेट के गर्जिया पर्यटन जोन को साल भर खोले जाने की मांग। नेचर गाइड्स ने कॉर्बेट प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नेचर गाइड्स ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी दी चेतावनी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दुर्घटना। 40 से 50 मीटर नीचे गिरी बाइक। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। हल्द्वानी में ओखल कांड के ग्रामीण का प्रदर्शन। पीएमजीएसवाई के ऑफिस में दिया धरना। सड़क की हालत नहीं सुधरने पर दी चेतावनी। नैनीताल में भीषण गर्मी के बाद लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट। झमाझम बारिश से लोगों के खिले चेहरे। और ये रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। कल रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सहप्रभारी रेखा जी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैदान सज चुका है। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर उपचुनाव होना है। बात करें चमोली की बद्रीनाथ सीट की, तो बद्रीनाथ सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम है। इस क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। कहते हैं
जिसे भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिलता है, नैया उसी की पार होती है। इस बार बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से लखपत बुटोला को टिकट दिया है। तो वहीं मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह बड़ाना और कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन पर भरोसा जताया है। उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ये स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं दोनों पार्टियों के प्रमुख स्टार प्रचारकों पर। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची: पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, अजय टम्टा केंद्रीय राज्य मंत्री, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री, प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री, सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री, गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री, रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री, अजय कुमार प्रदेश महामंत्री संगठन, आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम प्रदेश प्रभारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद, अजय भट्ट सांसद, अनिल बलूनी सांसद, नरेश बंसल सांसद, मदन कौशिक विधायक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री, विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री। अब आइए नजर डालेंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची पर। गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, प्रीतम सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष, भुवन कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष, सुमित हृदय विधायक, आदेश चौहान विधायक। बात करें चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, तो ये सीट पहले कांग्रेस के खाते में थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता और मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद ये सीट खाली हो गई है। एक बार फिर से बीजेपी की ओर से राजेंद्र भंडारी चुनावी मैदान में है। उनका सामना कांग्रेस के लखपत बुटोला से सीधे तौर पर होना है। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट के इतिहास पर। 2002 अनुसुईया प्रसाद मुखुरी कांग्रेस, 2007 केदार सिंह फोनिया भारतीय जनता पार्टी, 2012 राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस, 2017 महेंद्र प्रसाद भट्ट भारतीय जनता पार्टी, 2022 राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस। मंगलौर सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी कांग्रेस और बसपा में होगी जंग। मंगलौर सीट पर खुलेगा बीजेपी का खाता। वहीं बात करें मंगलौर सीट की, तो हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। दरअसल मंगलौर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई। हालात तो ये रहे कि लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप मारने के बावजूद विधानसभा की मंगलौर सीट पर हमेशा से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ मोदी मैजिक भी बीजेपी की नैया पार नहीं लगा सका। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी कभी भी मंगलौर सीट का समीकरण समझने में कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकी। मंगलौर सीट पर 19,000 मतदाता है, जिनमें 45% मुस्लिम, 55% हिंदू
और 18% दलित हिंदू रहते हैं। मंगलौर सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन ज्यादातर बसपा को मिलता नजर आया है। यही वजह है कि एक बार फिर बसपा की तरफ से इस सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। एक और जहां बीजेपी ने करतार सिंह बढ़ाना, कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बसपा की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान पर दांव खेला गया है। इतना ही नहीं, उपचुनाव के लिए बसपा ने अपने 13 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है, जिनमें बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम प्रमुखता से शामिल है। बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची: मायावती, आकाश आनंद, रामजी गौतम, सुरेश आर्य, चौधरी शीशपाल सिंह, सूरजमल, मोहम्मद शहजाद, बिया धोनी, प्रदीप चौधरी, डॉक्टर नाथीराम, नंदगोपाल, विनोद कुमार गौतम, हरीश चंद्र सिनोली। मंगलौर सीट पर खुद मायावती प्रचार करती नजर आएंगी। ये बताता है कि राजनीति के लिहाज से मंगलौर सीट के बसपा के लिए क्या मायने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक बार फिर मंगलौर सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत का परचम लहरा पाएगी या बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। पर फिलहाल बीजेपी मंगलौर सीट पर जीत का दम भरती नजर आ रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मंगलौर विधानसभा हम अभी तक जीते नहीं हैं, लेकिन इस बार हमने एक मजबूत प्रत्याशी वहां उतारा है और ऐसे प्रत्याशी उतारा है जो 2 बार हरियाणा से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, फिर उत्तर प्रदेश से विधायक रहे और उनको सामाजिक कार्यों को करने का, राजनीतिक रूप से किस तरह से क्षेत्र का विकास करना है, इसमें अच्छा अनुभव है। और मंगलौर विधानसभा में पहले भी उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, तो इस समय जनता उनके साथ में खड़ी दिखाई देती है एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में, टीम भावना के साथ में मंगलौर में कार्यों पर, चुनाव के कार्यों में लगा हुआ है। तो इस कारण से हम इस बार मंगलौर जीतेंगे। और वहाँ का जो अनुसूचित जाति का जो वर्ग है, वहाँ जो मुस्लिम समुदाय का ऐसा वर्ग है जो मुस्लिम समुदाय में भी उपेक्षित है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहता है और वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा भी है। इस समय मुस्लिम बूथों से भी भाजपा को अच्छा वोट मिला है। तो बाकी हम ये समझते हैं कि मंगलौर की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि मंगलौर क्षेत्र का भरपूर विकास हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मंगलौर की प्रत्येक गांव-गांव में जो है विकास के कार्य हों, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके, इसलिए वो मंगलौर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अवश्य जिताएंगे। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनावों में प्रदेश की 2 सीटों पर कुल 2,24,896 मतदाता अपने विधायक को चुनने के लिए मतदान करेंगे। कौन सी सीट किस राजनीतिक पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगी। 1 जुलाई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर उत्तराखंड में खास तैयारी की जा रही है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर SN सचरान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा। उसमें जो सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ के लोग सामाजिक न्याय के सबसे नीचे पायदान पर हैं, उनको ओबीसी की श्रेणी में लाकर के केंद्र की सेवाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो हमारा मानना है कि जब मंडल आयोग आया नहीं था, मंडल आयोग के मानकों के आधार पर यहाँ पर स्टडी किया जाए 79 में जो मानक थे, और उसके बाद सभी जातियों को, जितने भी काश्तकार हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, मैंने काश्तकार शब्द प्रयोग किया, काश्तकार में ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उन सबको पिछड़े वर्गों में शामिल करके केंद्र की सेवाओं में 27% का आरक्षण दिया जाए और प्रदेश की सेवाओं में भी 27% का आरक्षण दिया जाए।
राजधानी देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। शहर के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 के बाद किए गए निर्माण नियम अनुसार अवैध करार दिए गए हैं। इन्हीं भवनों को नगर निगम, एमडीए प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में तोड़ा जा रहा है। चंपावत में उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक संगठन का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें नागेंद्र जोशी को निर्विरोध अध्यक्ष और वीरेंद्र महता को निर्विरोध सचिव चुना गया। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सिंह तागाड़ी और उपाध्यक्ष त्रिभुवन, उपाध्यक्ष संयुक्त मंत्री हिमांशु मुरारी सहित अन्य पदों के लिए भी लोगों का चयन हुआ। आज शिक्षक भवन लोहाघाट के सभागार में उत्तरांचल परमवर्ती कर्मचारी शिक्षक संगठन के इस अधिवेशन में पुनः मुझे जनपद चंपावत के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ शिक्षक और कर्मचारी हितों के लिए कार्य करता रहूँगा। यह मैं आश्वासन सभी जिले के सभी शिक्षकों और कार्मिकों को देता हूँ कि आगे जो भी हम कर्मचारी हितों के लिए, शिक्षक हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उस जनपद चंपावत के सभी संगठनों के साथ मिलकर के सबको एक बैनर तले ला करके लड़ने का प्रयास करें। ओखल कांडा के ग्रामीणों ने हल्द्वानी में पीएमजीएसवाई के ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि यदि सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो वो सभी देहरादून जाकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आवास कूच करने पर मजबूर होंगे। देखिए, हरीशताल कोंता पटरानी जो मोटर मार्ग है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, इसमें बड़े स्तर पर ग्रामीणों की अनदेखी की जा रही है। जो कलमट डाले गए हैं वो टूटे हुए हैं, उसके ऊपर डामर डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये विभाग की लापरवाही है और इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। उनका संरक्षण इसको प्राप्त है भ्रष्टाचार करने में। क्योंकि इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं लगातार 1 साल से, मैं ही नहीं, तमाम वहाँ के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ बार बार आकर, 1 साल से तो स्वयं मैं आ रहा हूँ। यही साहिब 1 साल पहले मैं आया था। और विशेष तौर से जो हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनके आगे जो सड़क कटी है, उनके पूरे मकान ढहने को हैं। मुझसे 1 साल पहले यही साहब पपने जी ने कहा था कि पनेरू जी 15 दिन में दीवार बन जाएगी। वो दीवार आज तक नहीं बनी। जहाँ दीवारों की जरूरत है वहाँ दीवारें बन नहीं रही है, जहाँ पत्थर है वहाँ पे दीवार बना दी जा रही है। रोड की थोड़ा ज़्यादा लंबी है, 36.950 किलोमीटर की लेंथ है, जिसकी वजह से बहुत लंबा लेंथ की वजह से बहुत सारे गांव पड़ते हैं बीच में। तो कई बार लोगों की समस्याएं हैं जो वो बार बार हर एक पोर्शन से अलग अलग समस्याएं हैं। इसमें कुछ तो इनके पुराने भुगतानों का समस्या है मजदूरों के, इसके अलावा कुछ कलवर्ट्स और कुछ दीवारों का प्रावधान की समस्याएं हैं। पिछली बारिश में कुछ दीवारें इनकी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके पश्चात हमने कुछ 1 करोड़ 75 लाख का इनका एस्टिमेट भेजा था वेरिएशन के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण गर्मी के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। दरअसल नैनीताल में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। तो वहीं बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर्स में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक पाया गया, जिस पर कार्रवाई की गई। और इसके अलावा कई घरों में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलिथीन का जखीरा भी मिला, जहां लगभग 10 कुंतल से अधिक पॉलिथीन बरामद की गई, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पर नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोरों के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की गई है। लसर तहसील में पिछले 11 दिनों से लेखपाल कानून गो संघ का धरना जारी है। लेखपाल के साथ मारपीट किए जाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर
लेखपाल कार्य बहिष्कार पर है, जिससे तहसील में अपने काम के लिए पहुंचने वाली जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल 11 जून को लेखपाल अंशु काम्बोज प्रातपपुर गांव में खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान प्रतापपुर के ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ लेखपाल के साथ मारपीट की और जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करने की मांग भी की गई। देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों के कटान को लेकर पर्यावरण प्रेमी अब एकजुट हो रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों खलंगा में पेयजल परियोजना के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने को लेकर बनाई जा रही योजना का लोगों ने जमकर विरोध किया था और अब इसी कड़ी में देहरादून में दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों के कटान की योजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने पैदल मार्च भी किया। हालांकि इस मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि पेड़ों का कटान नहीं किया जा रहा है। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले। और चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।